कृष्ण मंदिर में शाम की आरती चल रही थी। एक लड़की भागती हुई सीधे भीड़ में घुसते हुए पंडित जी के पास चली आ रही थी। उसके चेहरे पर भोलेपन के साथ उसकी खूबसूरती भी झलक रही थी। इस बात से पंडित जी के साथ साथ वहाँ मौजूद किसी भी सदस्य को ये देखकर हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लड़की ऐसा अक्सर करती थी। अरे बेटा सुप्रिया, आ गई तुम? हमें तो लगा आज तो पक्का देर ही हो जाएगी तुम्हें, पंडित जी ने कहा तो वहाँ के सभी लोग मुस्कुराने लगे। ऐसे कैसे पंडित जी? एक ये कृष्ण जी ही तो हैं मेरे परिवार, दोस्त, मेरे सभी कुछ हैं। इनके सिवाय मेरा है ही कौन इस दुनिया में? इसलिए तो मैं हमेशा ही अपने कृष्ण जी की पहली आरती लेने आती हूँ। उस लड़की यानी सुप्रिया ने नज़रें आरती पर करते हुए कहा। बेटा, ये प्रभु हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, और तुमने तो इन्हें अपना सब कुछ माना है, तो भला ये तुम्हें ज़िंदगी में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? देखना, ये तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसे किसी शख्स को ज़रूर भेजेंगे जो तुम्हारे लिए बना होगा। पंडित जी सुप्रिया के माथे पर टीका करते हुए कहे। क्या पंडित जी, आप भी चाची जी की बात सुनने लगे क्या? मैं अकेले ही ठीक हूँ, और वैसे भी कृष्ण जी तो हैं ही मेरे पास, सुप्रिया ने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, ऐसा नहीं कहते, और हमने खुद ही तुम्हारी कुंडली उस लड़के से मिलाई है। सब गुण एकदम सही तरीके से मिल रहे हैं। तुम्हारा शादीशुदा जीवन बहुत ही सुखमय होगा, पंडित जी ने सुप्रिया के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा। यह सुनकर सुप्रिया परेशान हो गई। उसने तुरंत ही उन्हें देखते हुए पूछा, इसका मतलब चाची जी मेरे लिए एक और रिश्ता ले आईं? ओह नो, अब इस बार कैसे बचूं? हाँ अमृता जी, कल ही तो मंदिर आई थी तुम्हारी कुंडली लेकर, पंडित जी के कहते ही सुप्रिया भागते हुए मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी। इससे पहले कि चाची जी मेरी शादी तय कर दें, मुझे उन्हें रोकना होगा। सुप्रिया तेज कदमों से भागते हुए सीधे अपने घर ही आ रही थी कि तभी उसकी चचेरी बहन स्मिता का कॉल आया। उसने जल्दी से उठाया। स्मिता, कहाँ है तू सुप्रिया? माँ तुझे कब से ढूंढ रही हैं। सुप्रिया, मुझे पता है चाची जी क्यों ढूंढ रही हैं मुझे। स्मिता, हाँ वो एक और लड़का देखा है उन्होंने। असल में इस बार मैंने देखा है, आज उन्हें बुलाया भी है तुझे दिखाने। सुप्रिया, क्या अभी वो घर पर पहुंचने वाले हैं? दीदी सॉरी, पर मैं घर नहीं आ रही हूँ। इससे पहले कि स्मिता कुछ कहती, सुप्रिया कॉल डिस्कनेक्ट करके स्टेशन की तरफ से होते हुए निकलने लगी। लेकिन ना चाहते हुए भी सुप्रिया कहीं और ना जा सकी। परिवार की इज्जत के लिए वो इंदौर की गलियों से गुजरते हुए सुप्रिया अपने घर पहुंची। उसने झांक कर देखा, लड़के वाले आ चुके थे। वो पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर आई। वो अभी घुस रही थी कि सामने अमृता जी यानी सुप्रिया की चाची खड़ी हुई थी। क्यों महारानी, गुलछर्रे उड़ाकर आ गईं, तो थोड़ा किचन में भी हाथ चला लो, अमृता जी ने बहुत कसकर सुप्रिया का हाथ दबाते हुए कहा। चाची जी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, पास वाले मंदिर ही गई थी मैं, सुप्रिया ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा। चुप कर बिल्कुल, मैंने कहा था कि तू इस घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती है। वैसे ही तूने बहुत तंग कर लिया है मुझे। अब बस, मैं तेरी माँ या बाप नहीं हूँ जो तेरे नखरे उठाऊंगी। लड़के वाले आए हैं तो उनके लिए नाश्ता का इंतजाम कर, अमृता जी ने गुस्से से कहा। माँ की बात सुनी ना, चल जल्दी हाथ चला, अमृता जी की दूसरी बेटी नेत्रा ने कहा। जी चाची जी, सुप्रिया ने सिर हाँ में हिलाया और किचन में जाने लगी कि तभी अमृता जी की बड़ी बेटी स्मिता वहाँ आ गई। रुको सुप्रिया, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, स्मिता जैसे ही कही, अमृता जी उसके पास आते हुए कही। एक बात बता स्मिता, तू मेरी ही बेटी है ना, तो फिर इस बिन माँ बाप की लड़की को हमेशा मुझसे ऊपर क्यों रखती है? तेरी शादी हो गई है ना, अपने घर में बिजी रहे। माँ, शायद आप भूल रही हैं कि ये बिन माँ बाप की लड़की हमारे ही घर की बेटी है। अनुराग चाचा जी और बरखा चाची जी की बेटी है ये। आप सब क्यों सताते हैं इस मासूम को? स्मिता सुप्रिया के बचाव में बोलने लगी तो अमृता जी गुस्से से लाल हो गईं। छोड़िए ना दीदी, वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब नाश्ता बना लूँगी, आप सब गुस्सा मत करिए, सुप्रिया कहते हुए जल्दी से किचन में चली गई। अमृता जी नेत्रा को लेकर बाहर आ गईं। एक सोफे पर अमृता जी के पति रघुवेंद्र और दामाद सुरेश जी बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ लड़के वाले बैठे हुए थे। अमृता जी भी वहीं सबके बीच बैठकर बात को आगे बढ़ाने लगीं
किचन में सुप्रिया जल्दी जल्दी समोसे, पकौड़े, बेसन का हलवा बनाकर तैयार कर चुकी थी। जैसे ही वो चाय चढ़ाने जा रही थी कि तभी स्मिता अंदर आते हुए उसके हाथ से चाय का पैन छीनते हुए कही, तू जा, तैयार हो जा, मैं चाय बना देती हूँ। सुप्रिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो स्मिता के गले लगकर रोने लग गई। वो रोते हुए उससे कहे जा रही थी, दीदी मुझे शादी नहीं करनी है, प्लीज़ कैसे भी करके मुझे बाहर जाने से रोक लो। स्मिता ने प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि माँ ने जब भी तेरे लिए रिश्ता लाया है वो लड़का या तो उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और या तो डाइवोर्सी था, और इसलिए मैंने खुद इन जैसे घटिया रिश्तों से तुझे बचाया, भले ही मुझे माँ से झगड़ा ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन आज जो रिश्ता आया है ना, वो तेरे जीजा जी और मैंने खुद देख परख कर लाया है। लड़का अच्छा है, एक बार देख ले, फोर्स नहीं कर रही हूँ। आपकी बात का हमेशा मान रखती हूँ दीदी, क्योंकि एक आप ही हैं इस घर में जो मेरे बारे में सोचती हैं। मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। सुप्रिया वहाँ से अपने कमरे में आ गई। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी और शीशे के सामने आ गई। स्मिता ने उसे अपनी साड़ी तो दे दी थी, लेकिन उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। ना हाथों में पहनने के लिए कांच की चूड़ियाँ, ना ही मेकअप करने के लिए मेकअप किट। जब कभी उसका दुकान से दिवाली पर नए कपड़े या रंग बिरंगी आर्टिफिशियल झुमके भी खरीदने का मन करता तो उसकी चाची जी उससे कभी खरीदने ही नहीं देती। 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई, ये कहकर कि उसको आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? नेत्रा दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आई। हाँ, हो गई हूँ, सुप्रिया उसे देखते हुए कहा। हाँ तो मेरा मुंह क्या देख रही हो? चाय नाश्ता लेकर नीचे आओ। और हाँ, ये साड़ी का पल्लू अपने सिर पर रख के ही आना। नेत्रा उसे कहते हुए वहाँ से चली गई। नेत्रा के जाते ही वहाँ स्मिता आ गई। उसने जल्दी से सुप्रिया के हाथों में लाल चूड़ियाँ पहना दी और कानों में अपने सोने के झुमके। दीदी ये सब मत करिए, नहीं तो चाची जी को लगेगा कि मेरी नज़र आपके सोने के झुमके पर है, वो डांटेंगी मुझे, सुप्रिया ने डरते हुए कहा। तो क्या ऐसे सूने कानों और सूने हाथों के साथ जाएगी लड़के वालों के सामने? और ये क्या, माथे पर बिंदी क्यों नहीं है? कहते हुए स्मिता ने सुप्रिया के माथे पर बिंदी लगाया। सुप्रिया जल्दी से किचन में आई और स्मिता के साथ नाश्ते की प्लेट लेते हुए चाय के साथ नीचे सबके बीच में आई। सुप्रिया ने सबको चाय पकड़ाया और बीच में बैठ गई। वाह, सादगी और सुंदरता दोनों ही है तुम में बेटा, लड़के की माँ नेहा जी ने चाय पीते हुए कहा। हाँ बेटा, तुमने ये पकौड़े और समोसे भी बहुत अच्छे बनाए हैं, लड़के के पिता धर्मेंद्र जी ने हंसते हुए कहा। जी, सब कामों में संपन्न है हमारी सुप्रिया। ये जो सामने पेंटिंग देख रही हैं, ये भी इसी ने ही बनाया है, स्मिता ने सुप्रिया की बड़ाई करते हुए कहा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा समझदार है हमारी सुप्रिया बेटी। अब इसके माता पिता तो हैं नहीं, तो हमने ही इसे पाला और पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए हैं हमने इसे, अमृता जी ने पूरी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। यह सब सुनकर सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन कर रहा था कि सबके सामने खुलकर बोले कि उसके चाचा जी और चाची जी उसकी शादी करवाकर उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना और अलग करना चाहते हैं। स्मिता ने लड़के की तरफ देखा। लड़का बहुत ही हैंडसम था, जिसका नाम था समीर मल्होत्रा। नेहा जी ने भी अपने बेटे समीर की बड़ाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि समीर बहुत ही होनहार है और उसने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स भी ख़त्म कर लिया है और उसने अपने लिए दिल्ली में एक फ्लैट भी बुक करवा लिया है। मुझे लगता है सुप्रिया और समीर को थोड़ा अलग में बात करने के लिए छोड़ देना सही रहेगा, सुरेश जी ने स्मिता के इशारा करने पर कहा तो समीर के भी माता पिता ने हाँ में सिर हिलाया। स्मिता समीर और सुप्रिया को घर के बाहर बने छोटे से बगीचे में छोड़ आई। आसपास कोई नहीं था और दोनों ही अकेले में बैठे हुए थे। वैसे आप खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं, क्या आपको कुकिंग का शुरू से ही शौक़ था या बाद में हुआ? समीर ने ही पहले पहल की। सुप्रिया ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुप होकर साड़ी के पल्लू से ढके सिर झुकाए बैठी रही। समीर को थोड़ा अजीब लगा। उसने सुप्रिया को देखा, उसकी नज़रें नीचे थीं। देखिए, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मुझे लगता है हम एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, लेकिन समझेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं मुझसे। समीर के इस बार कहने पर भी सुप्रिया कुछ नहीं कही।
समीर ने इस बार थोड़ा और आहिस्ते से पूछा, आपको शादी करने के लिए फोर्स तो नहीं किया जा रहा है? इस बार सुप्रिया ने नामे सिर हिला दिया। असल में सुप्रिया ने झूठ कहा चाचा चाची के लिए। समीर को आगे कुछ भी बात करना बेहतर नहीं लगा। जितनी बात करने की उसे कोशिश करनी थी वो कर चुका था और उसे यह भी पता लग गया था कि उसके किसी भी सवाल का जवाब देने में सुप्रिया इंटरेस्टेड नहीं थी। दोनों गेस्ट रूम में आ गए। जैसे ही समीर नेहा जी की बगल में आकर बैठा तो वो तुरंत ही पूछ पड़ी, कैसी लगी लड़की? हम कॉल करके अपना जवाब बता देंगे और अब बहुत देर भी हो गई है तो मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए माँ, समीर ने बहुत ही धीरे से कहा। अच्छा ठीक है, जोर मत डालो नेहा, हम घर चलकर बात करते हैं, धर्मेंद्र जी ने कहा। धर्मेंद्र सबसे थोड़ा सा बात किए और फिर चलने के लिए उठ खड़े हुए। सुप्रिया ने धर्मेंद्र जी और नेहा जी का झुककर आशीर्वाद लिया और एक कोने में खड़ी हो गई। समीर अपनी कार के पास आया और अंदर बैठ गया। नेहा जी और धर्मेंद्र जी भी आकर बैठ गए। प्रॉब्लम क्या है समीर? कितनी सुशील और सुंदर लड़की है, शर्म तहजीब सब तो है इसमें, और तो और जब तक हम वहाँ थे उसने नज़रें ऊंची करके जवाब नहीं दिया हमें, बहुत ही तहजीब से सिर झुकाए हुए ही रही। नेहा जी ने कहा तो समीर को गुस्सा आ गया। माँ यही तो नहीं चाहिए मुझे एक बिना बोलने वाली गुड़िया से शादी नहीं करनी है जो एक कोने में पड़ी रहे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में फिट ना बैठ पाए। एक्चुअली मुझे नहीं आना था यहाँ, आप दोनों के दबाव देने पर मैं यहाँ आ गया, समीर ने झुंझलाकर कहा। बेटा हमारे जान पहचान के लोग हैं और लड़की थोड़ा कम बोलती है पर संस्कारों वाली है, धर्मेंद्र जी ने कहा। पर मुझे इतने संस्कारों वाली लड़की से भी शादी नहीं करनी है जो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को ही ना रख पाए। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा, समीर ने कहा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। स्मिता और सुरेश को छोड़कर सब सुप्रिया को ही घूर रहे थे। सुप्रिया सहमी हुई एक कोने में खड़ी हुई थी। कहा था ना स्मिता, मैंने इतना अच्छा रिश्ता लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लिया, लड़के ने कुछ नहीं कहा। अरे ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो अनाथ है? इसकी तो किस्मत ही फूटी हुई है। थोड़े दिनों में आ जाएगा जवाब कि ना पसंद है उन्हें ये, अमृता जी ने चिल्लाते हुए कहा। जो पिछला रिश्ता आया था उसी से शादी करवा दो इसकी, उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, सिर्फ 51 साल का ही तो है, रघुवेंद्र जी ने कहा। चाचा जी चाची जी सॉरी, पर मुझसे अभी शादी नहीं हो पाएगी। मैं आगे कॉलेज जाना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, सुप्रिया रोते हुए कही। और खर्चा कौन उठाएगा? तेरा बाप जो इस दुनिया में नहीं है। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चल भाग अंदर, अमृता जी के कहते ही सुप्रिया रोते हुए रूम में चली गई। मम्मी पापा क्या हो गया है आपको? क्या आप नेत्रा की शादी उस 51 साल के लड़के से करवा देंगे? नहीं ना, तो फिर सुप्रिया की क्यों? और सुप्रिया लड़के की माँ को बहुत पसंद आई है, थोड़ा इंतज़ार तो करिए उनका जवाब आने का, स्मिता ने समझाते हुए कहा। हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना है, इससे पहले कि हमारी जान पर बनाए, जल्दी से इसकी शादी करके निकालना है हमें इसे इस घर से। चलो अब तुम भी घर जाओ, बहुत लेट हो गया है। माफ़ करिएगा दामाद जी, ये सब तमाशा देखना पड़ा आपको, अमृता कहते हुए सबके साथ अंदर चली गई। सुरेश और स्मिता बाहर आकर अपनी कार में बैठ गए। दोनों ही बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुप्रिया की शादी वो उस 51 साल के आदमी से करवाने के लिए कैसे रोकें। सुरेश स्मिता की तरफ देखते हुए कहने लगे, सुप्रिया अभी एक मासूम बच्ची ही है, उसको तुम्हारे घर वाले इतना नेगलेक्ट क्यों करते हैं? आखिर बिगाड़ा क्या है इसने उनका? हमारी शादी के टाइम पर मैं मिला हूँ सुप्रिया के माता पिता से, बहुत अच्छे लोग थे वो। सुरेश, माँ और पापा के अंदर लालच आ गया है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये सुप्रिया के नाम से है। चाचा जी ने जाते जाते ये घर उसके नाम इसलिए किया ताकि उसके सिर पर छत रह सके। माँ सुप्रिया की शादी करवा के उसे इसलिए ही भेजना चाहती हैं ताकि ये घर उनका हो जाए, साथ ही पूरी प्रॉपर्टी भी। पर मेरे अंदर शुरू से ही ऐसी मंशा नहीं रही, क्योंकि सुप्रिया के पिता यानी अनुराग चाचा जी ने मुझे अपने पास रखकर पढ़ाया था, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो कितने ज़्यादा अच्छे थे। माँ के अगेंस्ट तो जा नहीं सकती, लेकिन सुप्रिया को तो बचा सकती हूँ ना, स्मिता ने पूरी बात बताते हुए कहा। मैं सब समझ गया स्मिता, और सुप्रिया की ज़िंदगी को संवारने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुरेश ने स्मिता का हाथ थामते हुए कहा।
लेकिन ऐसा तभी होगा जब उसकी शादी अच्छे घर में होगी, जैसे कि समीर का घर है। वो खुद इतना क्वालिफाइड है कि वो कभी भी सुप्रिया को आगे पढ़ने के लिए नहीं रोकेगा। सुप्रिया खुश रहेगी उसके साथ, स्मिता ने कहा। मगर वो भी आज के ज़माने का लड़का है। वैसे भी तुम जानती हो सुप्रिया ने समीर से नज़रें मिला के बात भी नहीं की है। कहीं वो ये ना समझे कि सुप्रिया खुले विचारों वाली लड़की नहीं है, तो फिर वो तो इस रिश्ते से पीछे हट जाएगा, सुरेश ने परेशान होते हुए कहा। सुप्रिया बहुत टैलेंटेड है सुरेश, मैंने खुद देखा है। हर फील्ड में आगे रहती थी वो स्कूल में। डरी सहमी तो माँ पापा के डर ने बना दिया है उसे, स्मिता कार का दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए कही। हाँ, ये भी सही कह रही हो। चलो, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सुप्रिया और समीर को दोबारा मिलवा सकते हैं। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। और हाँ, टाइम कम है, इससे पहले समीर की ना हो जाए और सुप्रिया की शादी तय हो जाए, उससे पहले ही हमें सब ठीक करना होगा। सुप्रिया के साथ तो हम कुछ गलत नहीं होने देंगे, सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह गॉड, सुरेश थैंक यू सो मच, स्मिता सुरेश के गले से लगते हुए कही। सुबह का समय था और रघुवेंद्र जी अखबार पढ़ने में बिजी थे। नेत्रा सोफे पर बैठे हुए अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी और अमृता जी अपनी चाय का आनंद ले रही थीं। दूसरी तरफ बेचारी सुप्रिया तपती गर्मी में किचन में खड़े हुए सबके लिए सुबह का नाश्ता बना रही थी। पता है ना, आज छोले भटूरे खाने का मन है। सबका तो वही बनाना और अच्छा बनाना, अमृता जी ने हाल से ही सुप्रिया पर हुक्म चलाते हुए कहा। जी चाची जी, वही बना रही हूँ, बस थोड़ी देर में बन जाएगा, सुप्रिया कह रही थी कि अचानक ही गर्म कढ़ाई से उसका हाथ जल गया। सुप्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और भागते हुए नल के नीचे अपना पानी में हाथ डाल दिया। ओहो, क्या हुआ? इतना शोर क्यों कर रही हो? नेत्रा नेल पॉलिश सुखाते हुए ही बोली। वो मेरा हाथ जल गया है, सुप्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। यह ड्रामा ना अपने ससुराल में करना। आधे घंटे में नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए, समझी कि नहीं? अमृता जी ने डांटते हुए कहा। सुप्रिया की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ तो उसके शरीर पर एक घाव आ जाने पर उसे सीने से लगा लेती और पूरा दिन सिर्फ उसकी देखभाल में ही लगी रहती। पर आज की सच्चाई तो ये थी कि उसके साथ कोई भी नहीं था जो उसकी परवाह या देखभाल करे। करीबन आधे घंटे के बाद सुप्रिया ने सबके लिए नाश्ता लगाया। उसी वक्त स्मिता भी वहीं पहुंच गई। सुप्रिया जब उसके लिए भी प्लेट में नाश्ता लगा रही थी कि तभी स्मिता ने उसके हाथ पर जले का निशान देख लिया। ये कैसे जल गया? ध्यान कहाँ रहता है तेरा सुप्रिया? और नेत्रा, तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि किचन में मदद कर दे सुप्रिया की? छोटी है ना तुमसे वो, स्मिता ने डांटते हुए कहा। आप मेरी बहन होकर मुझे ही डांट रही हो। यह सुप्रिया आपकी चचेरी बहन है, सगी नहीं, नेत्रा ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। स्मिता सही कह रही है नेत्रा, और तू ना सिर्फ अपने ससुराल पर ध्यान दे, यहाँ पर संभालने के लिए हूँ मैं, अमृता जी ने गुस्से से सुप्रिया की तरफ देखते हुए कहा। क्यों महारानी, ठंडक मिल गई कलेजे को सुबह सुबह सबको लड़वा कर? बदला लेना तो कोई तुमसे सीखे, नेत्रा ने सुप्रिया को घूरते हुए कहा। पापा, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? स्मिता ने रघुवेंद्र जी को देखते हुए कहा। बेटा, तेरी माँ ही इस घर को चला रही हैं। कभी कभी सुप्रिया को डांट भी दिया तो क्या गलत कर दिया? गलती करने पर बड़ों का समझाना काम होता है, रघुवेंद्र जी ने बेफिक्री से खाते हुए कहा। स्मिता को उनकी बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो चम्मच पटकते हुए रूम के अंदर चली गई। सुप्रिया भी उसकी नाश्ते की प्लेट लेते हुए उसके पीछे चली गई। सुप्रिया, दीदी ये क्या है? मेरे लिए आप चाची जी और नेत्रा से क्यों झगड़ती हो? मुझे आदत है, मैं बुरा नहीं मानती उनकी बातों का, वैसे भी वो अपने ही तो हैं, सुप्रिया ने प्यार से कहा। सुप्रिया, वो अपने हैं तो तेरे साथ अपनापन क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों तुझे इस तरह कोसते रहते हैं, दर्द देते हैं? मैं यहाँ आकर तुझे ना देखूं तो पता नहीं ये सब तेरे साथ क्या क्या करेंगे। कहने को तो ये मेरा परिवार है, लेकिन पता नहीं इनकी इंसानियत कहाँ चली गई है, स्मिता ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरी सगी बहन ना होने पर भी मुझे इतना मानती हो, यही मेरे लिए बहुत है, सुप्रिया ने नाश्ता की प्लेट आगे करते हुए कहा। दिल से मानती हूँ। तुझे पता है, सब खिलाफ थे सुरेश और मेरी लव मैरिज के,
तुम्हारे पापा और मम्मी ने मेरी और सुरेश की शादी करवाई, साथ दिया हमारा, सबको मनाया, और इसी का अंजाम है कि मैं खुश हूँ। उनका एहसान मैं तभी उतार पाऊँगी जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भरूँगी, और ये तो मैं करके रहूँगी। सामान बांधो अपना, स्मिता ने अलमीरा से बैग निकालते हुए कहा। ये क्या कह रही हो दीदी? सुप्रिया ने चौंकते हुए पूछा। तुम्हें कुछ दिनों के लिए एक वेकेशन पर जाना चाहिए। तुम्हारी वो फ्रेंड है ना देहरादून में, वहीं चले जाओ और एक हफ्ता घूम आओ। वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना स्कूल में, कल ही बात हुई है मेरी उससे, उसकी शादी हो रही है। स्मिता ने उसका सामान पैक करते हुए कहा। दीदी, मैं पापा और माँ के जाने के बाद आज तक घर से कहीं अकेली नहीं गई हूँ, और चाची जी पास वाले मंदिर में भी कई बार कहने पर जाने देती हैं। कहने को तो मैं इंदौर में हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के रास्ते आज तक याद नहीं हुए, क्योंकि मुझे घर के बाहर निकलने की इजाज़त ही कहाँ है। मुझे कोई इतनी दूर नहीं जाने देगा, सुप्रिया ने स्मिता को रोकते हुए कहा। यही तो ये लोग चाहते हैं कि तुझे इस घर में कैद करना और शादी करके किसी ऐसे घर में डालना जहाँ तू यहाँ की तरह ही कैद रहे। मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी उस 51 साल के आदमी से हो, इसलिए जो कह रही हूँ वैसा कर, प्लीज़ मान जा मेरी बात, मैं सब संभाल लूँगी, स्मिता ने कहा। तो सुप्रिया को बात की गंभीरता समझ में आई। स्मिता रूम से बाहर निकली और सुप्रिया के साथ जाने लगी कि तभी अमृता जी ने उसे रोकते हुए कहा, ये कहाँ ले जा रही हो इसे? स्मिता ने बैग साइड में रखा और सुप्रिया की तरफ एक नज़र डालते हुए कहा। सुप्रिया एक हफ्ते के लिए अपनी एक दोस्त की शादी में उसके फंक्शन अटेंड करने जा रही है। क्या? ऐसे कैसे भला? मेरे कॉलेज के असाइनमेंट होमवर्क कौन करेगा? नेत्रा कहते हुए चिंता के मारे सोच के ही परेशान हो गई। और खाना कौन बनाएगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अमृता जी ने कहा। तो स्मिता को हंसी आ गई। स्मिता अमृता जी के पास आई और फुसफुसाते हुए अमृता जी के कानों में बोली, देखो माँ, अगले 2 दिनों में वकील आने वाले हैं, जो कि सुप्रिया के पापा के अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने ही वसीयत भी बनाई है। अगर उन्होंने सुप्रिया के हाथों पर यह घाव या उसके पैरों की चोट देखा ना, तो वो समझ जाएंगे कि आप सब उसे टॉर्चर करते हैं, तो सारी प्रॉपर्टी और ये घर सब छिन जाएगा आपसे। तो सोच लीजिए। स्मिता ने यह कहकर अमृता जी को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। नहीं, कह तो सही रही है, वो भी पहली बार। ठीक है, तुम जाओ सुप्रिया, लेकिन एक हफ्ते बाद तुम्हें वापस आना होगा, अमृता जी ने थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा। चल सुप्रिया, काम बन गया, स्मिता हंसते हुए कही। तो सुप्रिया भी मुस्कुरा दी। स्मिता सुप्रिया को अपने साथ घर ले आई। संडे था, इसलिए सुरेश जी भी घर में ही मौजूद थे। स्मिता ने सुप्रिया को अपने रूम में जाने को कहा और सुरेश जी के साथ बालकनी में आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने उसे यहाँ लाकर। अब कल सुबह की ट्रेन से सुप्रिया देहरादून चली जाएगी और उस 51 साल के आदमी से शादी वाली बात टल जाएगी, सुरेश ने चेयर पर बैठते हुए कहा। फिलहाल के लिए ना, बात का क्या? और सुप्रिया कई सालों से अकेले कहीं नहीं गई है, मैं कैसे उसे अकेले सफ़र करने दूँ? स्मिता ने परेशान होते हुए कहा। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम बस इतना बताओ कि तुमने सुप्रिया की वो दोस्त नंदिनी से बात कर ली है ना? सुरेश जी ने पूछा। हाँ कर ली है, उसने कहा है वो रिसीव कर लेंगी उसे स्टेशन से। पर ये तो बताओ वो समीर से कैसे मिलेगी? स्मिता ने बेचैन होते हुए पूछा। सुप्रिया की दोस्त नंदिनी का भाई और उसकी 2 बहनें भी उसकी शादी अटेंड करने देहरादून जा रही हैं, और वो भी यहीं इंदौर में ही रहते हैं। और तो और नंदिनी का भाई विवान समीर का क्लासमेट है। दोनों ने साथ में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया है। विवान वहाँ समीर को भी अपने साथ ले जा रहा है। मैंने उससे बात की थी तो बातों बातों में पता चला। मैंने भी उससे कह दिया कि सुप्रिया भी आ रही है, तो वो और खुश हो गया। तो बन गया ना हमारा काम, सुरेश ने पूरी बात समझाते हुए कहा। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत चालाक निकले। वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन तुमने निकाली कब? स्मिता ने चौंकते हुए पूछा। अरे सुप्रिया के रिश्ते के लिए जब मैं समीर के परिवार वालों के से बात करने गया था, तब मेरी मुलाकात वहाँ विवान से भी हुई थी। उसी ने मुझे बताया कि वो सुप्रिया को जानता है। सुप्रिया उसी के स्कूल में पढ़ी हुई है। और तुमने जब नंदिनी की बात की तो मैं समझ गया कि विवान का लिंक तो उससे होगा ही। बस मैंने फ़ायदा उठाया और प्लान बना लिया।
सुरेश ने फिर से पूरी बात समझाते हुए कहा। हाँ, समझ गई। बस अब समीर और सुप्रिया की मुलाकात हो और वो एक दूसरे को समझ पाएँ। स्मिता सुरेश के बगल में बैठते हुए कही। देखो, हम उन दोनों में जान पहचान बढ़वा सकते हैं, लेकिन शादी करने का डिसीजन तो उनका ही होगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते। सुरेश ने कहा तो स्मिता मन ही मन कही, काश समीर सुप्रिया को समझे और शादी के लिए मान जाए। शाम का वक्त था। स्मिता ने सुप्रिया के लिए नए कपड़े लाए हुए थे। सुरेश ने सुप्रिया को समझाते हुए बताया कि वो इस सफ़र पर अकेले नहीं है, बल्कि विवान जो उसी के स्कूल में पढ़ा है, वो भी अपनी बहन के साथ जा रहा है। सुप्रिया को अभी भी काफ़ी डर लग रहा था। अमृता जी के यहाँ रहने की वजह से वो बाहरी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा दूर हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह स्मिता ने सुप्रिया को बहुत ही अच्छे से तैयार किया। सुप्रिया को अभी भी डर लग रहा था। आखिर ये उसका पहला सफ़र होने वाला था। सुरेश और स्मिता उसे स्टेशन छोड़ने आए हुए थे। सुप्रिया, बिल्कुल भी मत डरो, तुम अपनी सीट पर जाकर बैठो और विवान और उसकी बहनें बस पहुंचते ही होंगे। और ये लो नया मोबाइल, इसमें मेरा और स्मिता का नंबर सेट है। हैप्पी जर्नी। सुरेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सो मच दीदी जीजू, आप दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पर मैं अभी भी कह रही हूँ, इतनी दूर जाना ज़रूरी है क्या? सुप्रिया फिर से घबराते हुए कही। ओफो, तू इतना मत सोच। आज के डेट में तुझे कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। और वहाँ तेरी दोस्त है नंदिनी, वो तेरा ख्याल रखेगी। और मोबाइल है ही, हमें कॉल करती रहना। चल अब खुशी खुशी ट्रेन के अंदर चढ़, स्मिता ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। सुप्रिया ट्रेन के अंदर चढ़ गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। ट्रेन निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं था। अब सुप्रिया के साथ साथ स्मिता को भी टेंशन होने लगी। कहाँ है विवान? तुम तो कह रहे थे वो समय से पहले ही आ जाएगा। स्मिता एंट्रेंस गेट पर देखते हुए कही। अरे कॉल कर दिया है, आ ही रहा होगा। सुरेश ने एक और फ़ोन मिलाते हुए कहा। सामने से विवान और उसकी बहनें और समीर भागते हुए स्टेशन के गेट से अंदर आ रहे थे। वो जल्दी जल्दी ट्रेन के पास पहुँचे। सुरेश और स्मिता जल्दी से फूड स्टॉल के पीछे जाकर छुप गए। विवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समीर, तुझे मनाने के चक्कर में अभी ट्रेन छूट जाती है हमारी। तू मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहा है, समीर ने थोड़ा गुस्से से कहा। समीर, अभी 1 महीने बाद दिल्ली जॉब करने जाना है ना हमें, फिर ऐसे घूमने फिरने का कितने दिन बाद मौका मिलेगा, किसी को पता है क्या? और यहाँ रहेगा तो आंटी जी तेरी शादी के पीछे पड़ी रहेंगी। इसे बचने का यही एक रास्ता है, विवान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब बातें हो गई हों तो अंदर चलें, विवान की बहन मीनू ने कहा। तुम सब चलो, मैं कुछ स्नैक्स लेकर आता हूँ, विवान ने कहा और फूड स्टॉल के पास आ गया। सामने सुरेश और स्मिता खड़े हुए थे। सुरेश ने विवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू हमारे कहने पर यह ट्रिप प्लान करने के लिए। बस तुम सुप्रिया का ध्यान रखना। कैसी बात कर रहे हैं भैया? वो सेफ रहेगी और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसका ख्याल रखूँगा। इनफैक्ट मेरे साथ मेरी बहनें भी तो हैं, मीनू और सोनू। उनके साथ उसका मन लग जाएगा, विवान मुस्कुराते हुए कहा और ट्रेन में चला गया। विवान को आपने समीर और सुप्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया? स्मिता ने पूछा तो सुरेश ने नामे सिर हिला दिया। विवान को नहीं पता कि समीर के लिए सुप्रिया का रिश्ता आया था। खैर छोड़ो, यह सब सुप्रिया का सफ़र शुरू होने वाला है। अब हमें भी चलना चाहिए, कहते हुए सुरेश स्मिता के साथ वहाँ से चले गए। समीर जैसे ही अपनी सीट पर पहुंचा, वो सामने सुप्रिया को बैठे देख चौंक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुप्रिया यहाँ क्या कर रही है। सुप्रिया ने भी एकदम से समीर को देखा तो वो घबराकर उठ खड़ी हुई। तुम? समीर तेज आवाज़ में कह पड़ा। अरे भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? यह सुप्रिया है, मेरे स्कूल में थी। और सुप्रिया, ये मेरा दोस्त है समीर। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? विवान ने पूछा। तो दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? विवान ने पूछा। तो सुप्रिया ने सिर नीचे कर लिया। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इसे, समीर ने जैसे ही कहा। सुप्रिया की नज़र उस पर ठहर गई। सुप्रिया समझ गई कि पहली मुलाकात में उसने जिस तरीके से समीर के सवालों पर कुछ नहीं रिएक्ट किया था, यह उसी का रिएक्शन था। अच्छा छोड़ो ये सब सुप्रिया, मैं तो तुम्हें याद हूँ ना, 2 साल सीनियर था। एनुअल फंक्शन में
एक साथ पार्टिसिपेट किया था हमने। विवान ने कहा तो सुप्रिया को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। जी, द एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे आपसे मिली थी मैं, सुप्रिया ने कहा तो समीर उसे ध्यान से देखने लगा। उसने उसकी आवाज़ अब जाकर पहली बार सुनी। बाओ भाई, इनको तो याद है। मैं मीनू। मीनू ने सुप्रिया से हाथ मिलाया और बगल से सोनू ने भी। सब अपनी सीट पर बैठ गए। समीर साइड लोअर बर्थ पर ठीक सुप्रिया के सामने बैठ गया। सुप्रिया अपना पर्स लिए हुए खामोश होकर सिर्फ बाहर ही देखती चली आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो समीर को फेस कैसे करे। दूसरी तरफ समीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुप्रिया के सामने से कैसे हटे। उसने मन बना लिया था कि वो उससे शादी नहीं करेगा। ट्रेन स्टेशन से चल चुकी थी। समीर और सुप्रिया एक दूसरे की वजह से काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे। सुप्रिया मन ही मन सोचने लगी कि वो पूरा सफ़र समीर के साथ कैसे करेगी। वो ये भी समझ रही थी कि समीर उसे कुछ खास पसंद नहीं करता है और इसलिए उसने विवान के सामने झूठ बोल दिया कि वो उसे नहीं जानता है। सुप्रिया उठी और ट्रेन के दरवाजे के पास आकर स्मिता को कॉल लगाया। स्मिता, हाँ सुप्रिया, कहाँ तक पहुँची? सुप्रिया, वो सब छोड़ो दीदी, और ये बताइए यहाँ समीर क्या कर रहे हैं? स्मिता, अरे मुझे कैसे पता होगा। हाँ, बस इतना पता है कि वो विवान का क्लासमेट था कॉलेज में। सुप्रिया, दीदी वो भी इस ट्रिप पर हैं, बहुत अनिजी हो रहा है मेरे लिए। स्मिता, इतना क्या घबराना, तेरे रिश्ते की बात चली है उससे, हो सकता है तो उसे पसंद आ जाए और वो हाँ कह दे। सुप्रिया, दीदी प्लीज़, मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आपके फैसले के अगेंस्ट हूँ। इसका एक बहुत बड़ा कारण है मेरे बीते हुए कल का। जानती तो हो आप, इसलिए मेरी शादी चाची जी उस 51 साल के आदमी से करवाना चाहती हैं। स्मिता, अरे मुझे कैसे पता होगा? स्मिता, धीरे बोल बच्चा, और कब तक उन सब चीज़ों के लिए अपना आज खराब करेगी? सुप्रिया, सच तो यही है ना, शायद इसलिए ही सब मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, आप भी। स्मिता, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुप्रिया, मैं तेरी शादी इसलिए करवाना चाहती हूँ ताकि तू उन लोगों के चंगुल से निकल सके, एक ऐसे जीवन साथी का हाथ थामे जो तेरी सोच को, तेरे सपनों को समझने की समझ रखता हो, बस। सुप्रिया, दीदी मैं शादी नहीं कर सकती, शायद किसी से भी नहीं। सुप्रिया के आंसू छलक आए। स्मिता ने बात को संभालते हुए कहा, स्मिता, ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी, पर जिनके बीच है उनके साथ एंजॉय कर। इस सफ़र को सिर्फ अपने लिए जी और किसी के लिए नहीं। कल बात करते हैं। सुप्रिया वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। समीर ने सुप्रिया की तरफ देखा और सब कुछ क्लियर करने का सोच लिया ताकि सुप्रिया को यह भ्रम ना हो कि वो उससे शादी करना चाहता है, जबकि था कुछ और ही। समीर ने एक नज़र बगल में देखा। विवान और मीनू सोनू अंताक्षरी खेलने में बिजी थे। उसने मौका देखकर बात शुरू किया। सुप्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए, सुप्रिया ने बहुत ही आहिस्ता से कहा। देखो, मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तुम मेरे फ्रेंड सर्कल में फिट नहीं हो पाओगी। तुम शायद उतनी खुले विचारों वाली नहीं हो और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें वैसे ही संस्कार मिले होंगे। घर में खाना बनाना, घर की चार दीवारी में रहना, मतलब ज़्यादा कहीं बाहर नहीं आना जाना। मैं समझता हूँ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहना, पर मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरे लेवल की हो, पूरी कॉन्फिडेंट टाइप, जो अपने विचारों को खुलकर कह सके, हाईली क्वालिफाइड हो। समीर के कहते ही सुप्रिया को उसकी बातें कहीं चुप सी गईं। मुझ जैसी लड़की से आपका मतलब क्या है? पहले समाज में आप सब लड़कियों के सपने देखने से रोक देते हैं, उनके उड़ने से पहले ही उनके पंख काट देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम लड़कियां कॉन्फिडेंट नहीं हैं। छोड़िए, बोलूँगी तो पता नहीं बात कहाँ चली जाएगी। मैं खुद आपकी गलत फहमी दूर कर देती हूँ। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं है। मैं अपने सपनों को खुद के दम पर पूरा करूँगी, पति के दम पर नहीं। सुना आपने? सुप्रिया ने समीर को डांटने के लहजे में कहा। समीर को सुप्रिया को इतने गुस्से में और इतना कॉन्फिडेंटली बात करते देख बहुत हैरानी हो रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही गुमसुम लड़की है
जिससे वो उस दिन मिला हुआ था। सुप्रिया ने अपना पर्स लिया और साइड ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गई। सुप्रिया अपनी पर्सनल डायरी निकालकर उसमें अपनी दिल का दर्द लिखने लगी, जो वो किसी से बयान नहीं करती थी। सुप्रिया का मन कर रहा था कि चलती ट्रेन से कूद पड़े और सारे दर्द, सारे तानों से एक बार में ही आज़ादी पा ले। उसे पता था कि स्मिता ने उसे कुछ दिनों के लिए बचा जरूर लिया है, लेकिन कब तक? वापस जाने के बाद तो उसकी चाची उसकी शादी अपने पसंद के चुने हुए 51 साल के आदमी से करा ही देंगी। उसका दर्द इतना ज़्यादा था कि ना उससे कुछ कहा जा रहा था और ना कहते बन रहा था। इसलिए वो हमेशा अपनी तकलीफ़ों को कागज़ के पन्नों में ही उतारना बेहतर समझती थी। सुबह से शाम हो चली थी। सुप्रिया के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मीनू, विवान और सोनू के पूछने पर भी बहाना बनाते हुए सुप्रिया ने खाने से मना कर दिया। और समीर, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सुप्रिया से कुछ कह भी सके। इतने कड़क अंदाज में सुनाया जो था सुप्रिया ने उसे। रात में ट्रेन के धचकोले के बीच उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। समीर जैसे ही अपनी बर्थ पर सोने के लिए जा रहा था कि तभी सुप्रिया के हाथ से नींद में ही उसकी डायरी गिरकर समीर की सीट पर आ गिरी। समीर ने डायरी देखा और फिर एक नज़र सुप्रिया पर डाला। वो सो चुकी थी। वो जैसे ही डायरी वापस उसके पास रखने वाला था कि डायरी के पन्नों के बीच में से एक फ़ोटो बाहर की तरफ झांक रहा था। उसने ध्यान से देखा। फ़ोटो शिमला की थी। एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ शिमला के क्राइस्ट चर्च के सामने खड़ी हुई थी। उसका आगे का पढ़ने का मन तो नहीं था, क्योंकि किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना गलत बात होती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और पहले पन्ने से पढ़ना शुरू किया। सुप्रिया ने अपनी पूरी दास्तान लिखी हुई थी कि कैसे उसके माँ पापा के बाद वो अपने चाचा और चाची के घर में कैदियों की तरह जी रही थी। 12वीं के बाद कॉलेज छुड़ा दिया गया, दोस्तों से मिलना बंद करवा दिया गया, घर से बाहर जाना बंद करवा दिया गया कि कैसे जबरन उसकी शादी एक 51 साल के इंसान से तय करवाने की प्लानिंग होने लगी। पढ़ते हुए समीर आखिरी पन्ने पर पहुंचा, जिसमें सुप्रिया ने हाल ही में कुछ देर पहले लिखा हुआ था, काश मुझे कोई समझने वाला होता जो मेरे अंतर मन के जज्बातों को समझता, जो समझ पाता कि मैं ज़िंदगी को एक खुले आसमान के नीचे खुली सांस लेते हुए जीना चाहती हूँ। काश कोई होता जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर पाती कि मैं भी उड़ना चाहती हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। काश कोई होता, काश कोई होता। समीर ने डायरी बंद कर दी। इतना सब पढ़ने के बाद सुप्रिया का दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर छलक आया। उसे अब समझ में आया कि उसकी जब रिश्ता दिखाने की बात चल रही थी तो सुप्रिया इतनी सहमी हुई क्यों थी। उसे अब समझ में आया कि उसने सुप्रिया को जो कहा उसे वो ताना मारने जैसा क्यों लगा। जिंदगी में कई लोग मिलते हैं जिनके चेहरे के हंसी के पीछे का दर्द कई कहानी बयान करता है, लेकिन सुप्रिया की कहानी इतनी दर्द भरी होगी ये समीर को अब पता चल रहा था। सोचते ही सोचते समीर को कब नींद आ गई उसे ध्यान ही नहीं रहा। अगले दिन सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी थी। ट्रेन के तेज ब्रेक से रुकने के कारण सुप्रिया की नींद एक झोंके में खुल गई। उसने देखा सुबह के 6 बज रहे थे। उसने बगल में देखा मीनू, सोनू और विवान सो रहे थे। पलट कर नीचे देखा तो सीट खाली थी। समीर अपनी जगह पर नहीं था। वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए नीचे उतरी और वहीं खिड़की के पास बैठ गई। मौसम बारिश का हो आया था। सुबह की ठंडी हवा उसे अच्छी लग रही थी। गुड मॉर्निंग, ये लो गर्मा गर्म चाय, समीर ने कहते हुए कुल्हड़ वाली चाय सुप्रिया को पकड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। सुप्रिया ने समीर को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। सुप्रिया को भी इस वक्त चाय की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन संकोच के मारे वो पिछले दिन हुए बहस से वो शर्मिंदा थी। अरे टेंशन मत लो, मेरे पास भी है चाय, मैंने 2 कप लिया है। वैसे बेड टी तो लेती हो ना बिना ब्रश किए, क्योंकि मेरी तो आदत है। इसका एक अलग ही मज़ा है, समीर हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुप्रिया को भी मन ही मन हंसी आ गई, पर उसने सामने से दिखने नहीं दिया। उसने धीरे से चाय का कुल्हड़ वाला कप लेते हुए कहा, कल के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे उस तरीके से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नो, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। मैंने जिस तरीके से अपनी बात रखी वो तरीका सही नहीं था। एक्चुअली मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था, समीर कहते हुए रुक गया। मैं जानती हूँ
और आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे जब कोई कंपेयर करता है ना दूसरों से तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ लेकिन मौका तो मिले। कहते हुए सुप्रिया भी रुक गई। भला वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में किसी को ऐसे कैसे बता सकती थी। समीर ने धीरे से अपने बैग में से सुप्रिया की डायरी निकाली और उसे देते हुए कहा, अपने सपनों को संभाल कर रखा करो। और हाँ, इसका कवर थोड़ा ख़राब हो गया था, मैंने ठीक कर दिया है। अपनी पर्सनल डायरी समीर के हाथ में देकर सुप्रिया चौंक गई। घबराहट के मारे उसके हाथ से चाय छलक कर उसके सूट पर आ गिरी। आपने कुछ पढ़ा तो नहीं ना? उसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। नहीं, वैसे भी तुम्हारी पर्सनल डायरी है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? समीर ने झूठ कह दिया क्योंकि सच कहकर वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसने आगे कहा, वैसे अगर तुम कुछ शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो मुझसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और हम दोनों अजनबी ही हैं, सुप्रिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, भले हमारी शुरुआत झगड़े से हुई है लेकिन उसी की वजह से तो हम दोनों में बातचीत शुरू हुई है, समीर ने कहा तो सुप्रिया पलटकर उसे देखने लगी। क्या हुआ? समीर ने फिर कहा। आपको पता है ना ही मुझे आपसे और ना आपको मुझसे शादी करनी है, तो फिर इतना जानने की क्यों कोशिश कर रहे हैं मेरे बारे में? सुप्रिया ने कहा तो समीर मुस्कुराने लग गया। सफ़र लंबा है, टाइम पास करने के लिए दोस्ती तो कर ही सकते हैं। कुछ किस्से तुम बताना, कुछ किस्से मैं बताऊंगा, समीर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। सुप्रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, दोस्ती करे या फिर ना। आजकल वो किसी पर आसानी से भरोसा भी नहीं कर पाती थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।